आज हम राष्ट्रीय आय के टॉपिक के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को देखेंगे। अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों की सहायता से प्रत्येक वर्ष में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है। इस उत्पादन प्रक्रिया से उत्पत्ति के साधनों की आय का सृजन होता है। अब यहाँ राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएं निम्न हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, नेक्स्ट है विशुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, नेक्स्ट है साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति या राष्ट्रीय आय, नेक्स्ट है व्यक्तिगत आय, नेक्स्ट है खर्च करने योग्य आय और नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय और वास्तविक आय। अब हम सबसे पहले सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा को देखेंगे। जीएनपी क्या है? इसी को हम बोलते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस, अर्थात बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या चीज़ है। इसमें आता है एक अर्थव्यवस्था है कोई भी किसी भी देश की, उसमें एक टाइम पीरियड हो गया 1 साल। उस 1 साल के टाइम पीरियड में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी मार्केट प्राइस, मतलब वो जो बाज़ार में जिस मूल्य पर बिकती है उसको हम जोड़ देंगे तो हमें जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। अब ये राष्ट्रीय है तो इसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ा जाता है। इसको इस तरह से निकाल देंगे फॉर्मूला जीएनपी इक्वल्स टू एक्स इंटू पी, मतलब एक्स वस्तु का उत्पादन हुआ उसकी प्राइस हो गई। तो ऐसे एक्स कोई वस्तु एक ही थोड़ी होगी, अनेक वस्तुएं हो सकती है, तो x2 हो जाएगी, x3 हो जाएगी और उनकी सबकी प्राइस हो जाएगी, उनको जोड़ देंगे। अब सेवाओं के लिए हम इसमें S1 P1 कर देंगे, S2 P2 कर देंगे, तो ये हमारा आ गया GNP MP। नेक्स्ट हम देखेंगे जीडीपी। जीडीपी निकालने के लिए होता है, जीडीपी मतलब एक देश की घरेलू सीमा कितनी है, भौगोलिक सीमा। अब उस भौगोलिक सीमा में जो उत्पादन होगा तो जीएनपी में विदेशों से प्राप्त आय भी हमारी शामिल होती है। अगर हम जीएनपी में से विदेशों से जो आयात निर्यात होता है हम उसको घटा देंगे तो जीडीपी हमको मिल जाएगा। अगर हम डेफिनेशन देखें तो भाई भौगोलिक सीमा हो गई किसी भी देश की, उस भौगोलिक सीमा से तात्पर्य हो गया जो हमारे देश की बॉर्डर है, उस बॉर्डर के अंतर्गत जितने भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, उसी को हम जीडीपी बोलेंगे। और मैंने कहा जीएनपी में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को कम कर देंगे, x माइनस एम को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। तो ये दोनों का अंतर भी हम देख लेंगे कि जीएनपी में निर्यात और आयातों के अंतर को जोड़ा जाता है और जबकि जीडीपी में इनको अंतर को घटा दिया जाता है। जीडीपी में अब केवल हम उन्हीं वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन को ही शामिल किया जाता है जो देश की भीतरी सीमाओं में ही उत्पादित हुआ हो। अब जीएनपी में उन्हीं समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं को शामिल करते हैं जिसका, अब देखो जीएनपी में है ना वो सब शामिल हो जाएंगे जो हमारे देश के नागरिक के कहीं भी प्रोडक्शन हो रहा हो पर हमारे देश के नागरिकों द्वारा हो रहा है, और जीडीपी में हम उसी को शामिल करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की सीमा के भीतर हो रहा हो, चाहे वो देश के सीमा के भीतर जो श्रम और पूंजी द्वारा उत्पादित होता हो। एक उदाहरण से हम देख लेते हैं, भाई एक जापानी होंडा कंपनी है, होंडा की जिसकी हमारी बाइक आती है, वो भारत में मोटरसाइकिल का उत्पादन करती है। तो इस कंपनी के अब भारत की सीमा के अंदर उत्पादन हो रहा है तो उसके लाभ को भारत की जीडीपी में तो जोड़ेंगे, परंतु भारत की जीएनपी में हम इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यह होंडा कंपनी में लगा श्रम या पूंजी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में नहीं है। चूँकि होंडा कंपनी भारतीय सीमाओं भारत की सीमा से उत्पादन भारत की जीडीपी में शामिल होगा। इस प्रकार यदि कोई भारतीय अर्थशास्त्री अमेरिका में भाषण देने जाता है और वह भाषण से उसकी आय होती है तो वह आय अमेरिका की जीडीपी में शामिल होगी तथा भारत की जीएनपी में, क्योंकि हमारे विदेशों से आय है, लेकिन हमारे देश के अंदर ये उत्पादन थोड़ी हुआ, भाषण तो अमेरिका में देने गया तो ये अमेरिका जीडीपी में शामिल होगा, हमारी जीडीपी में शामिल नहीं होगा, लेकिन हमारी जीएनपी में शामिल होगा क्योंकि ये हमारी विदेशों से आय है। अतः जितने भी भारतीय नागरिक विदेशों में रहते हैं उनके द्वारा प्राप्त आय भारत की जीएनपी में शामिल होगी, परंतु जिन देशों में वह रहते हैं उन देशों की जीडीपी का वह भाग होगी। इसी कारण कई देशों की जीएनपी उनकी जीडीपी से कम होती है। इसे ही मार्केट प्राइस पर जीडीपी कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनएनपी। अगर हमारा जो जीएनपी है उसमें से डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास,
एक वर्ष में जितनी भी टूट फूट हुई है उसको हम घटा देंगे तो उसे हम एनएनपी बोलेंगे, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन के एक भाग का उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजी उपकरणों की गिरावट एवं टूट फूट में उपभोग हो जाता है। कुछ स्थिर संयंत्र घिस जाते हैं, कुछ मशीनें खराब हो जाती हैं, कुछ नई तकनीकों के अस्तित्व में आने से उत्पादन प्रक्रिया से बाहर हो जाती है। अतः इन मशीनों की टूट फूट की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन के लिए जो राशि रखी जाती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं और इस डेप्रिसिएशन को जीएनपी में से घटाने से एनएनपी मिलता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनडीपी। अगर हम ऐसे ही जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमें एनडीपी मिल जाएगा। अब राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसको हम बोलते हैं एनएनपीएफसी, मतलब फैक्टर कॉस्ट, जो हमारे देश के साधनों को जो इनकम हो रही है वो राष्ट्रीय आय हो गई। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य राष्ट्र के श्रम, भूमि, पूंजी आदि उत्पत्ति के जो भी साधन हैं उनको प्राप्त कुल आय से है। यह अब ये साधनों को मिलने वाली आय, तो साधनों को हम देखेंगे, डेप्रिसिएशन तो साधनों को नहीं मिलता और अप्रत्यक्ष कर जो कर लगता है वो भी साधनों को नहीं मिलता। तो अगर हम जीएनपी या जीडीपी में से डेप्रिसिएशन और टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी जो साधनों को मिलती है तो सब्सिडी को जोड़ने से मिलने वाली आय को हम एनएनपीएफसी बोलते हैं। राष्ट्रीय आय वास्तव में कुल मजदूरी, लगान, लाभ, ब्याज आदि का योग है जो राष्ट्र के उत्पत्ति के साधनों को प्राप्त होता है। इससे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति, नेट नेशनल प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। अब बाजार में जो भी कीमतें चल रही है, कोई वस्तु की जो कीमत है, सपोज एक सर्फ की थैली है वो 120 रुपये की आती है, तो उसमें टैक्स भी जुड़ा हुआ है और टैक्स सरकार समय समय पर और उद्योगों को सब्सिडी भी देती है। तो सब्सिडी दे रही है तो वो तो साधनों को मिल रही है लेकिन टैक्स थोड़ी मिल रहा है, इसलिए हम टैक्स को तो घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं, तो हमें फैक्टर कॉस्ट अर्थात साधन लागत मिल जाती है। तो इसका फॉर्मूला हो गया नेशनल इनकम इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी और डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये परोक्ष कर इसलिए घटाया जाता है क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये उत्पादन के साधनों को नहीं मिलती, और सब्सिडी जोड़ी जाती है क्योंकि सरकार बजट के द्वारा ये राशि प्रदान करती है। अब आता है व्यक्ति आय, पर्सनल इनकम क्या चीज़ होती है। पर्सनल इनकम होती है जो कि व्यक्तियों को मिलने वाली आय होती है। व्यक्तिगत आय ये राष्ट्रीय आय से निकालेंगे। व्यक्तिगत आय का माप राष्ट्रीय आय के माप से भिन्न है। इसमें उन मदों को भी शामिल किया जाता है जिनसे आर्थिक क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। सपोज अब ये तो व्यक्तिगत आय, व्यक्ति को बहुत सारी इनकम मिलती है लेकिन वो ज़रूरी थोड़ी है वो काम करने से ही मिले, जैसे पेंशन हो गई, अवितरित लाभ, ये भी देखते हैं। इसमें उन मदों का समावेश भी होता है जिनका आर्थिक क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। अतः राष्ट्रीय आय में से उन मदों को घटा दिया जाता है जो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता, चाहे उन्होंने उनको अर्जित किया हो, तथा उनको जोड़ दिया जाता है जो प्राप्त होता है, चाहे इसके लिए उन्होंने कोई आर्थिक क्रिया ही नहीं की हो। मतलब व्यक्तियों को जिस भी सोर्स से इनकम मिल रही है वो सब हम इसमें जोड़ देंगे। अतः पर्सनल इनकम निकालेंगे नेशनल इनकम माइनस कंपनी लाभ कर, क्योंकि ये कंपनी को लाभ कर मिल रहा है तो इसको व्यक्ति उसका इससे कोई संबंध नहीं है। अवितरित लाभ है जो कंपनी ने बांटे ही नहीं है, माइनस नियोक्ता द्वारा सामाजिक बीमा सुरक्षा अंशदान जो करता है वो भी उसको नहीं मिलता तो वो भी घटा देंगे, और कर्मचारी द्वारा सामाजिक बीमा सुरक्षा अंशदान ये भी घटा देंगे। प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं जो व्यक्ति को मिलते हैं, जैसे सरकार से मिलते हैं, व्यवसाय की तरफ से मिलते हैं, सरकार से ब्याज का भुगतान मिलता है, इन सबको हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारी पर्सनल इनकम मिल जाएगी। अब पर्सनल इनकम के बाद हम निकालते हैं खर्च करने योग्य है या प्रयोज्य है। अब व्यक्ति को जो पर्सनल इनकम मिली वो पूरी की पूरी तो उसको वो खर्च करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको जो मिली उस पर भी तो उसको टैक्स देना है। तो जब हम क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति को प्राप्त संपूर्ण आय क्रय शक्ति नहीं होती, वरन उसमें से वो उसने कुछ आय कर दे दिया, कोई धन कर, कोई मोटर कर, कोई रेस्टोरेंट कर आदि के रूप में उसने दे दिया। अतः व्यक्तिगत आय में से इन करों के भुगतान के पश्चात परिवार के पास जो बचता है वह उसकी खर्च करने योग्य आय कहलाती था। डिस्पोजेबल इनकम हो गई पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स।
अब उसके बाद आ जाता है, इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं डिस्पोजेबल इनकम को, भाई जितना भी उसने उपभोग किया और बचत करी उनको जोड़ देंगे तो हम उसकी डिस्पोजेबल इनकम निकाल देंगे। अब हम आती पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम निकालेंगे, जो भी उसकी आय है जो देश की, उसमें से जनसंख्या का भाग दे देंगे राष्ट्रीय आय में। किसी देश में एक वर्ष में व्यक्तियों की औसत आय को उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, अर्थात राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग देने से प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। फॉर्मूला हो गया पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू वाई अपॉन एन। वाई नेशनल इनकम और एन होगी पॉपुलेशन। अब एक आती है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वास्तविक आय बनाम मौद्रिक आय। अब हम तक हमने राष्ट्रीय उत्पादन के मौद्रिक मूल्यों की बात की। मौद्रिक मूल्य मतलब बाजार मूल्य पे, बाजार में जो वस्तुएं मिलती है। अंतिम वस्तुओं सेवाओं की मात्राओं को जब उनके बाजार मूल्य से गुणा कर देते हैं तो वह जीएनपी का मौद्रिक मूल्य होता है, परंतु वस्तुओं के बाजार मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं। अब यदि वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन स्थिर रहे तथा बाजार के मूल्यों में वृद्धि हो जाए तो हम कहेंगे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई है, परंतु वास्तव में उत्पादन तो कोई बढ़ा ही नहीं ना। उत्पादन बढ़ जाए तब तो फिर भी हम कहेंगे कि निश्चित इनकम बढ़ी है। इसलिए हम वास्तविक इनकम की जानकारी करते हैं। तो वास्तविक इनकम की जानकारी के लिए हम मौद्रिक जो इनकम है उसमें कीमत सूचकांक से उसको विभाजित कर देते हैं, अर्थात y इक्वल्स टू वाई अपॉन पी। ये हो गए हमारे वास्तविक आय बनाम मौद्रिक आय। थैंक यू।